जितनी नदियां पढ़ें। अब नदियों का जितना प्रश्न हो सकता है लेकर के आया हूँ, लगभग 50-55 प्रश्न के आसपास है ना। और इतना क्वेश्चन ठीक ठाक तैयारी कराने के लिए ठीक सफिशिएंट है। अब जो जो चीज़ें हम लोग पढ़े हैं उसी से संबंधित क्वेश्चन जो है बनवाया गया है, और जितने भी क्वेश्चन हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। तो इस बात को ध्यान में रखें, ये सब क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। या तो कोई क्वेश्चन आईएएस के पेपर में पूछा गया है, या फिर सीजीपीएससी में पूछा गया है, या फिर व्यापम में पूछा गया है। केवल वही क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, है ना। तो इसी हिसाब से क्वेश्चंस को देखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? ठीक, भारत की सबसे लंबी नदी बताना है। अगर देखें तो यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर, सॉरी 1365 किलोमीटर। ठीक, यमुना की लंबाई कितनी? 1365। गंगा की 25 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र की 2800 2880, है ना। और कोसी नदी की, इसकी एग्जैक्ट लंबाई कहीं पे ठीक सही नहीं दी गई। अगर इसमें देखें कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है? गंगा नदी, क्योंकि गंगा नदी ही भारत में सबसे ज्यादा बह रही है ना। 2525 किलोमीटर डिस्टेंस कौन सी नदी कवर कर रही है? गंगा। इसीलिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। लंबाई में देखेंगे तो सबसे ज्यादा लंबी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। लेकिन फिर भी आंसर किसको पिक करना है? गंगा नदी को। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में से कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कोसी नदी और दामोदर नदी। तो इसका सही आंसर क्या है? दामोदर नदी। दामोदर नदी को क्या कहते हैं? बंगाल का शोक। लेकिन 1948 में इस पे एक डैम बना है, और डैम का नाम क्या है? DVC, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। ठीक, ये एक डैम नहीं बल्कि कितने, 5 अलग अलग नदियों पर बने हुए डैम का समूह है, परियोजनाओं का समूह है, जिसके वजह से पहले जब इस पे बाढ़ आता था और इसको बंगाल का शोक कहा जाता था, उसके बजाय अब इसको क्या कहा जाता है? बंगाल के लिए उपहार। ठीक, दूसरा नदी देखो कौन सा है? कोसी नदी। कोसी नदी, इसको क्या कहते हैं? बिहार का शोक। तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा, इसको क्या बोलेंगे? बिहार का शोक। कौन सी नदी? कोसी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ी बेसिन क्या है? सबसे बड़ा बेसिन पूछ रहा है। ठीक, तो हमको पता है कि सिंधु नदी भारत से ज्यादा पाकिस्तान में बहती है। गंगा नदी सर्वाधिक भारत में बहती है ना। ब्रह्मपुत्र भारत और तिब्बत में बहती है, और साथ ही बांग्लादेश में बहती है। सतलज नदी भारत में बहती है, लेकिन लंबाई में गंगा नदी से कम है। इसीलिए सबसे बड़ा बेसिन किसका है? गंगा नदी का। गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से होकर बहती है, उत्तराखंड, फिर यूपी, फिर बिहार, फिर झारखंड, और फिर पश्चिम बंगाल। तो 5 राज्यों में ये बह रही है, इसलिए सबसे ज्यादा बड़ा बेसिन किसका है? गंगा नदी का। ठीक, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है लुधियाना। ठीक, लुधियाना किस नदी के किनारे है? लुधियाना पंजाब का एक क्षेत्र है ना, जिसमें यमुना, कृष्णा, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज ऑप्शन दिए हुए हैं। यमुना नदी पंजाब में नहीं बहती है, कृष्णा नदी ये भी नहीं बहती है, दक्षिण भारत में बहती है, गंगा नदी भी पंजाब में नहीं बहती, और ब्रह्मपुत्र भी पंजाब में नहीं बहती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सतलज। क्लियर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। कह रहा है निम्नलिखित में से
कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? ठीक, कौन सा सुमेलित नहीं है? जैसे महानदी के साथ क्या जुड़ा हुआ है? उड़ीसा। पेरियार के साथ केरल, कृष्णा के साथ आंध्र प्रदेश, कोसी के साथ बिहार और साबरमती के साथ मध्य प्रदेश। तो महानदी उड़ीसा से बहती है, पेरियार केरल से बहती है, कृष्णा आंध्र प्रदेश से बहती और कोसी बिहार से बहती है, जबकि साबरमती गुजरात में बहती है, न कि मध्य प्रदेश में। इसीलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? साबरमती। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो हमें एक बात पता है कि जो भी नदियां पूर्व की तरफ, मतलब कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, वो किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरी का। अब इसमें देखना पड़ेगा कि कौन सी नदियां पश्चिम की तरफ बह रही हैं। महानदी किधर बहती है? पूर्व की तरफ। गोदावरी किधर बहती है? पूर्व की तरफ। नर्मदा किधर बहती है? पश्चिम की तरफ। और कावेरी किधर बहती है? तो पूर्व की तरफ। इसलिए सही आंसर क्या होगा? नर्मदा। नर्मदा भारत में पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदी है और भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और सबसे बड़ी बात कि ये डेल्टा ना बनाकर क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है ना। तो इसको ध्यान में रखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? ठीक, कहां पूछ रहा है? तिब्बत में। ऑप्शन क्या है? सांगपो, दिहांग, दिबांग, धुबरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सांगपो, ऑप्शन नंबर ए। इसे जो है यारलुंग सांगपो ये कहते हैं। ठीक, इसका नाम क्या है तिब्बत में? यारलुंग सांगपो। और सांगपो का अर्थ क्या होता है? शोधक या प्यूरिफायर, है ना। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत की ताजा पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ठीक ठीक, सबसे बड़ा ताजे पानी का फ्रेश वाटर लेक बताना है। ठीक ना, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील है क्या? नहीं। डल झील है क्या? नहीं। सही आंसर क्या है? वुलर झील। गोविंद सागर झील कैसा झील है? ये सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है ना। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अधोलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम स्रोत भारतीय राज्य क्षेत्र के बाहर है, जो भारत के बाहर से निकल रहा है? तो हमको पता है व्यास नदी कहां से निकलती है? व्यास कुंड से, है ना। व्यास कुंड कहाँ है? व्यास कुंड है हिमाचल प्रदेश में। चिनाब नदी कहां से निकलती है? ये हिमाचल प्रदेश में दो अलग अलग सरिताओं के मिलने से बहती है। सतलज नदी कहां से निकल रही है? ये निकल रही राकस ताल झील से, जो कहाँ है? तिब्बत में है ना, जो कहाँ है? तिब्बत में है। और झेलम नदी कहाँ से निकल रही है? तो ये वेरीनाग पर्वत से निकल रही है ना। वेरीनाग पर्वत, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से। तो एक ही नदी है जो बाहर से निकल रही है। कौन सी नदी? सतलज नदी। इसीलिए इसका सही आंसर क्या है? सतलज नदी है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसके पास सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? ठीक, सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र। ठीक, मतलब ज्यादा से ज्यादा, ठीक, वाटर कैचिंग एरिया किसका होगा? ज्यादा से ज्यादा दूरी से पानी किस में आ रहा होगा, है ना। तो ऑप्शन में क्या है? ताप्ती नदी, महानदी, ब्राह्मणी नदी और कृष्णा नदी। ठीक, एक तो या तो इनकी जो रिवर बेसिन है उसका क्षेत्रफल आप याद कर लें, या दूसरा तरीका होगा निकालने का कि आप इसको देख लें कि कितने राज्यों में बह रही है और इसकी लंबाई कितनी है। इसके आधार पर भी अनुमान से आप निकाल सकते हैं। जैसे कृष्णा नदी की लंबाई है 1400 किलोमीटर, है ना। ब्राह्मणी नदी छोटी नदी है, महानदी 858 किलोमीटर, ताप्ती
724 किलोमीटर। सबसे लंबी नदी कौन सी है इसमें? कृष्णा नदी। दूसरा, अगर क्षेत्रफल देखेंगे तो लगभग 2.59 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल जो है इसके अंतर्गत आता है। ब्राह्मणी नदी में 39,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल आता है। महानदी में 1.41 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल आता है और ताप्ती में लगभग 65,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल आता है ना। इसीलिए अगर इस आधार पर भी देखें तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? मतलब सबसे बड़ा रिवर बेसिन किसका होगा? कृष्णा नदी का। और दूसरा तरीका है कि कृष्णा नदी को देख लीजिए तो ये महाराष्ट्र से निकलती है, फिर कर्नाटक में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में बहती है। 4 राज्यों से नदियां आकर के इसमें मिल रही हैं, इसीलिए भी इसका जो वाटर कैचिंग एरिया होगा वो सबसे ज्यादा होगा। फिर ब्राह्मणी नदी केवल कहाँ बहती है? तो ये केवल और केवल उड़ीसा में बहती है। महानदी कहाँ बहती है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। ताप्ती नदी कहाँ बहती है? तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से तो निकलती है लेकिन बहती कहाँ है? महाराष्ट्र में और गुजरात में। ठीक, तो सबसे ज्यादा वाटर कैचिंग एरिया किसका दिख रहा है? कृष्णा नदी का। समझ में ऐसे प्रश्न आए तो उसको कैसे टैकल करना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस नदी को कश्मीर की जीवन रेखा कहा जाता है? ठीक, किसकी जीवन रेखा? कश्मीर की। तो जो नदी कश्मीर में बह रही होगी वो कश्मीर की जीवन रेखा होगी। चिनाब बहती है लेकिन ये निकल कहां से रही? हिमाचल प्रदेश से। रावी थोड़ा सा, ठीक। सतलज बहती ही नहीं है। सबसे ज्यादा कौन बह रही है? झेलम नदी। इसीलिए कश्मीर की जीवन रेखा कौन सी हो जाएगी? झेलम नदी हो जाएगी। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न क्या है? 11वां नंबर प्रश्न कहता है कि अधोलिखित में से किस नदी पर गांधी सागर, जवाहर सागर बांध निर्मित? ठीक, गांधी सागर और जवाहर सागर, यमुना, चंबल, बेतवा या घाघरा? तो इसका सही आंसर क्या है? चंबल नदी। चंबल नदी पर गांधी सागर डैम जो है ये मध्य प्रदेश के मंदसौर में बना हुआ है और जवाहर सागर जो है ये कहाँ बना हुआ है? राजस्थान में। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर है। क्लियर? इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है? पुलिकट झील बहुत महत्वपूर्ण झील है। कौन सी? पुलिकट झील। कहाँ बहती है? तो कहाँ है? तो राजस्थान में नहीं है, उत्तराखंड में भी नहीं है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और ये कैसी झील है? तो एक प्रकार की लैगून झील है। ठीक, किन किन राज्यों में है? आंध्र प्रदेश के साथ तमिलनाडु में है ना। और इसका लगभग 84% हिस्सा आंध्र प्रदेश में है और लगभग 16% हिस्सा तमिलनाडु में है। और एक बात ध्यान में रखना था कि इसके पश्चिम से नहर निकलती है। कौन सी नहर? बकिंघम नहर। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। क्लियर? इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? ठीक, तो देखिए ऑप्शन में अष्टमुदी, चिल्का, पेरियार और पुलिकट, 4 ऑप्शन है। अष्टमुदी झील केरल में है, यहां समुद्र तट के किनारे। ठीक, ये एक प्रकार का कयाल है। क्या है? कयाल झील। कयाल को ही क्या कहते हैं? लैगून। तो मतलब कि अष्टमुदी कैसी झील हुई? लैगून झील। मतलब ये इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक, चिल्का झील उड़ीसा में है ना। और ये भी समुद्र तट के किनारे है, मतलब ये भी क्या नहीं है? आंसर नहीं है। ये भी कैसा झील है? लैगून झील है। ठीक, पेरियार झील। पेरियार झील जो है ये पेरियार नदी पे बने हुए डैम पर है। क्लियर? और इसीलिए ये किसी पतली अवरोधिका द्वारा समुद्र से अलग नहीं हो रहा है। और ये कैसा झील हुआ? तो ठीक, ये लैगून झील नहीं हुआ, ये मानव निर्मित झील हुआ। समझ में आ गया बात? कौन सी झील? पेरियार झील। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है? और पुलिकट तो अभी बता, लैगून झील पिछले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सी झील उड़ीसा में है? उड़ीसा में कौन सा है? कोलेरू,
आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट आंध्र प्रदेश में है, चिल्का उड़ीसा में है और वेम्बनाड केरल में है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? चिल्का झील। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है वेम्बनाड झील, ठीक, किस राज्य में है? केरल। अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिव समुद्रम जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक, किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर, है ना। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम, मतलब सबसे लंबी नदी से आरंभ करके सबसे छोटी नदी तक क्या होगा? ठीक, तो अब देखिए महानदी कितनी? 858 किलोमीटर। कृष्णा कितनी? 1400 किलोमीटर। गोदावरी कितनी? 1465 किलोमीटर। और नर्मदा कितनी? तो 1312 किलोमीटर। सबसे लंबी कौन सी? गोदावरी 3, फिर दूसरी कृष्णा, फिर तीसरी नर्मदा और फिर एक। 3 2 4 1 किसमें है? 3 2 4 1 डी नंबर, 3 2 4 1, है ना। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को देख के चाह रही थी। हाँ ठीक, देखो कौन कौन सा है अंतर राज्य जल विवाद बताना है कि किस किस राज्य के बीच है। जैसे हमको पता है महानदी जल विवाद, ठीक, महानदी का जल विवाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच है। मतलब कितने राज्य हो गए इसमें शामिल? 2। नर्मदा नदी का जल विवाद, नर्मदा नदी का जल विवाद जो है ये, ठीक, मध्य प्रदेश, ठीक, फिर बगल में गुजरात, फिर महाराष्ट्र और फिर थोड़ा सा आपका लगेगा कहाँ? राजस्थान। तो इन राज्यों के बीच, मतलब कितने? 4 राज्यों के बीच है। फिर गोदावरी नदी का 5 राज्यों के साथ, कितने? 5। कौन कौन से 5? तो गोदावरी में गोदावरी नदी जल विवाद जो है एक महाराष्ट्र में, फिर तेलंगाना में, है ना, फिर आंध्र प्रदेश में और फिर मध्य प्रदेश में, ठीक, और फिर आपका थोड़ा सा कर्नाटक में। यहाँ क्या है? गोदावरी नदी जल विवाद। टोटल कितने राज्य आ गए? 5। और एक इसको गलत नहीं समझना है, महादई जल विवाद जो है, नामी नदी का महादई है, ये गुजरात, कर्नाटक और गोवा में बहती है। कहाँ कहाँ? सॉरी, गुजरात कर्नाटक नहीं, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा, और इन्हीं 3 राज्यों के बीच क्या है? ये विवादित है। मतलब इसमें कितने राज्य आ गए? 3, 5, 4 और 2। तो 3 का, इसका 3, फिर 5, फिर 4 और फिर 2, मतलब 1 2 3 4, यही होना चाहिए आंसर। 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? इसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या है। 20 नंबर प्रश्न कहता है तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। किसके बारे में? कृष्णा नदी। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन सिक्किम से होकर बहती है। ऐसा है क्या? नहीं, तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकल रही है ना। मतलब पहला वाला कथन तो क्या है? गलत है। रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम से होती है और यह तीस्ता की एक सहायक नदी है। बिल्कुल ये सही बात है, ठीक। तीस्ता नदी की सहायक होते हुए ब्रह्मपुत्र की भी सहायक है ना। तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। तीस्ता नदी डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती है, बल्कि तीस्ता नदी जाकर के ब्रह्मपुत्र में मिलती है और फिर उसके माध्यम से जाती है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। मतलब तीसरा नंबर ऑप्शन भी क्या है? गलत है। सही कौन सा है? केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है।
21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां बताना है, जिसमें एक दिबांग, कामेंग और लोहित। तो बिल्कुल दिबांग भी है, कामेंग भी है और लोहित भी है, मतलब 1, 2 और 3 तीनों। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, बराक, लोहित और सुबनसिरी उपरयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो हमको पता है कि लोहित नदी कहाँ से होकर बहती है, अरुणाचल प्रदेश। सुबनसिरी भी कहाँ से होकर बह रही है, अरुणाचल प्रदेश। बताया था सुबनसिरी ठीक मेरी और अबोर पहाड़ियों के बीच से निकलती है, मतलब अरुणाचल प्रदेश से। लेकिन बराक जो है, बराक नदी ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं बहती। क्लियर, ये नागालैंड से निकल के असम होते हुए जाकर के मिल जाती है किससे, ब्रह्मपुत्र से। इसीलिए केवल 2 और 3 किसमें है सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। बन रहा है कि नहीं, बनेगा, पढ़ा हुआ है, हाँ बनना चाहिए कि नहीं। इजी है क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन इजी नहीं है, हम लोग पढ़े ऐसे हैं कि इजी लग रहा है, ठीक ना। इसके बाद देखिए, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां किधर, पूर्व की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि नर्मदा नदी एक भ्रंश घाटी से बहती है, एकदम सही बात है। यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है, ये भी बात सही है। लेकिन एक मिनट रुकते हैं, भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है, ये बात भी सही है, ठीक। लेकिन विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है, ये कोई कारण नहीं है कि ये नदी पश्चिम की तरफ बह रही है। समझ में आया। इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा, 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, इन्हीं में से चूज करना था। लग तीनों रहा है और बिल्कुल तीनों बात सही है, लेकिन जो दूसरा कथन है वो इसके कारण से मैच नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको आंसर नहीं दिया जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाले ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पार्ट में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। वह यू टर्न क्यों बनता है, यह यू टर्न इसलिए बनता है क्योंकि मैं बताया था आपको कि हिमालय भी सिंटेक्सियल बेंड लेता है। इसी सिंटेक्सियल बेंड के वजह से या अक्ष संघीय मोड़ की वजह से ठीक ब्रह्मपुत्र नदी को भी वैसा यू टर्न लेना पड़ता है। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं, वलित हिमालय श्रेणियों के उत्थान के कारण नहीं, भूवैज्ञानिक के तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण, यही बात है, ठीक। अक्ष संघीय नमन कहने का मतलब है सिंटेक्सियल बेंड, है ना। इसके वजह से तृतीय कल्प में वलित पर्वतमालाओं की भूवर्तनिक विक्षोभ के कारण नहीं। इस संदर्भ में प्रयुक्त ए और बी दोनों कारण तर्क संगत हैं, ठीक। तो इसका एकदम एग्जैक्ट सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वहां पे सिंटेक्सियल बेंड है, उस सिंटेक्सियल बेंड की वजह से उसको क्या करना पड़ता है, यू टर्न लेना पड़ता है। इसके बाद देखिए, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का सही अनुक्रम क्या होगा। तो गोदावरी, ठीक, गोदावरी की लंबाई कितनी, 1465, महानदी 858, नर्मदा 1312 और ताप्ती 724, ठीक। अब इसमें अवरोही क्रम में पूछा है ना, तो अवरोही क्रम में सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा चलना है, मतलब 1, 2, 3 और फिर 4। सबसे बड़ा कौन सा है, गोदावरी, फिर नर्मदा, फिर महानदी और फिर ताप्ती। गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती नहीं, गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती, ये वाला आंसर क्या होगा, सही। आ गया। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है,
वाटरफॉल दिया है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म में सुमेलित है? जलप्रपात पूछा है, कपिल धारा जलप्रपात किस पे है? गोदावरी पे है क्या? नहीं। किस पर है कपिल धारा? नर्मदा नदी पे। जोग जलप्रपात शरावती नदी पे है क्या? सही है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस पर है? कावेरी पे। बिल्कुल सही बात है। मतलब 2 और 3 सही है ना? एक गलत है। ऑप्शन कौन सा है? 2 और 3? ठीक, कौन सा है? बी नंबर। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं? महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है। रुक जाते हैं। गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र से होता है। बिल्कुल सही बात है। कावेरी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है। ये तो एकदम गलत बात है। ठीक, ये एकदम गलत। इसको तो महानदी के मैदानी क्षेत्र से हो रहा है, लेकिन फिर भी ठीक, इसका आंसर हम लोग इसको पिक कर सकते हैं। ये जो है कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में होता है, तो आंध्र प्रदेश से तो कावेरी का उद्गम होता ही नहीं है। ठीक, इसका उद्गम कहां से हो रहा है? कर्नाटक से। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है। ये बात बिल्कुल सही है। मतलब इसमें कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। अगर पूरा ऑप्शन ना पढ़ते तो महानदी पे टिक लगा के आगे बढ़ जाते हैं, है ना? इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं। क्या ऐसा सही है? बिल्कुल। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं। पूर्व में केरल की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं, और मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं। तो क्या 1 और 2 दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? ठीक, कौन सा सही है? तो न तो 1 न ही 2, दोनों ही सही नहीं। समझ में आया कौन सा सही है? तो ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। ठीक, इसके बाद देखिए, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दिए गए नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण के क्रम में सही सीक्वेंस बताना है। ठीक, तो सबसे ऊपर में देखे थे हम लोग, ये बह रही है कौन सी नदी? सिंधु नदी। सिंधु नदी में आके मिलती है श्योक। ठीक, फिर इसके नीचे स्पीति घाटी है, स्पीति, और फिर ये आगे कौन सी नदी? सतलज नदी। समझ में है? तो सबसे ऊपर श्योक है ना, फिर श्योक के बाद जास्कर, श्योक के बाद जास्कर, फिर स्पीति और फिर सतलज। क्लियर? यहाँ पे सिंधु, झेलम, चिनाब नहीं दिया है, रावी भी नहीं दिया है। सबसे उत्तर में श्योक और सबसे नीचे में सतलज। इनके बीच में देखना है जास्कर पर्वत श्रेणी आता है, जास्कर लगाना है, और स्पीति घाटी आता है, लाहौल स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में, और उसके नीचे बहती है कौन सी नदी? सतलज नदी। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपको इसका आंसर देखना है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? किस नाम से? पद्मा के नाम से। किस नाम से जानते हैं? पद्मा। तो गंगा नदी का नाम क्या हो जाता है? पद्मा। और जब इस पे ब्रह्मपुत्र की धारा आकर के मिलती है तो क्या बोलते हैं इसको? मेघना, है ना? इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। A, B, C और D, दूध सागर, डुडमा, गोकक और जोग। तो हमको पता है दूध सागर जलप्रपात किस पे है? मांडवी नदी पे, मतलब A का 4। फिर जोग जलप्रपात किस पे है? शरावती नदी पे, मतलब D का 3। फिर डुडमा जलप्रपात किस पे है? मचकुंड नदी पे, मतलब B का 2। मचकुंड नदी साबरमती की सहायक नदी है। ठीक है। और C जो है गोकक, ये किस पे हो जाएगा? 1 घाट प्रभा पे। तो 4, 2, 1 और 3, 4, 2 और 1 और 3, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है?
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? झील और उसकी अवस्थिति को मिलाना है। लोनार झील मध्य प्रदेश में है? नहीं है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। नक्की झील गुजरात में है? नहीं। कहाँ है? राजस्थान में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है? बिल्कुल सही। ठीक। और पुलिकट झील केरल में है? नहीं। इसीलिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है? भेड़ाघाट। ठीक। भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात है? बताया तो भेड़ाघाट जगह का नाम है जो मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। ठीक। और इस पर धुआंधार जलप्रपात है। कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक। दूध धारा अभी देखिए किस पे है? मांडवी नदी पे। कपिल धारा ठीक नर्मदा नदी। और मध्य प्रदेश का एक जगह है चचाई, चचाई पे चचाई जलप्रपात है। कयाल क्या है? कयाल क्या है? तो कयाल बताया था मैं, ये एक प्रकार की लैगून झीलें ही हैं, है ना। कयाल क्या है? लैगून झीलें हैं जिनको पश्चिम तटों पर क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है। और पश्चिम तटों में कहा? केरल पर। ठीक। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्लियर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? सही जोड़ा बताना है। इंद्रावती झारखंड में बहती है? नहीं। भीमा तमिलनाडु में बहती है? नहीं। लूनी राजस्थान में बहती है? सही। घाट प्रभा केरल में बहती है? नहीं। घाट प्रभा कर्नाटक, लूनी राजस्थान, भीमा महाराष्ट्र और इंद्रावती छत्तीसगढ़। ठीक है। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? बागमती की? नहीं है। घाघरा की? नहीं है। गंडक की? नहीं है। कमला की भी नहीं है। किसकी है? महानदी की सहायक नदी है तेल नदी। समझ में आए? जो छत्तीसगढ़ में बहती है। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ई। उपरोक्त में से कोई नहीं। पहले छत्तीसगढ़ पीएससी में 5 ऑप्शन हुआ करते थे, 4 तो सरल है, 5 में इनमें से कोई नहीं हर क्वेश्चन में होता था। इसीलिए पहले के टाइम पे देखोगे ना तो कट ऑफ बहुत कम जाता था। जैसे अभी देख रहे हैं कि 100 प्लस जा रहा है कट ऑफ हर बार, है ना, 100 प्लस हर बार। पहले देखते थे तो 80, 82, ठीक, लास्ट 90, 92 खत्म, इतने में ऐसा कट ऑफ था। क्योंकि हर क्वेश्चन में इनमें से कोई नहीं रहता था। तो थोड़ा भी डाउट आ रहा है कि ये आंसर नहीं हो सकता, मतलब इनमें से कोई नहीं। समझ में आया? इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भगीरथी का संगम होता है? कहाँ होता है? देवप्रयाग में। कहाँ होता है? देवप्रयाग। ठीक। देवप्रयाग कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो विष्णुप्रयाग में होता है? नहीं। कर्णप्रयाग में होता है? नहीं। रुद्रप्रयाग में होता है? नहीं। कहाँ होता है? देवप्रयाग। कौन कौन मिल रहे हैं? भगीरथी और अलकनंदा। रुद्रप्रयाग में कौन सी नदियां? अलकनंदा और मंदाकिनी। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा। अपने मन से नंदा। ठीक। कम से कम सही तो बताओ, है कि नहीं? उसको भी गलत बता रही है। अपना तो ठीक है, मेरा भी गलत करवा देगी, गलत बता दी नहीं। अब देखिए ये एक अलग तरीके का अपवाह तंत्र पूछा आपसे। नया नाम सुन रहे हो, खारी नदी। ठीक। ये जो है RAS में पूछा गया क्वेश्चन है, राजस्थान के सिविल सर्विसेज एग्जाम में। ठीक है। अब इससे पूछा खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है अरब सागरीय, आंतरिक, अनिश्चित, बंगाल की खाड़ी। तो ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, अनिश्चित अपवाह भी नहीं है, अरब सागर में भी नहीं गिरती है। कैसा अपवाह तंत्र है इसका? तो आंतरिक है। आंतरिक अपवाह तंत्र क्या होता है? तो जब कोई नदी किसी क्षेत्र से निकलती है और निकल करके किसी समुद्र में या किसी नदी में जाकर के नहीं मिलती है, बल्कि किसी वहीं तालाब या झील में जाकर के समाप्त हो जाती है, तो ऐसे अपवाह तंत्र को क्या बोलते हैं? आंतरिक अपवाह तंत्र। ठीक है।
इसके बाद देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये किसका निर्माण करते हैं पश्चिमी घाट की नदियां? एस्चुरी का। वह छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी या कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। अब जब वो कठोर चट्टानों के बीच से प्रवाहित होती हैं तो उसमें गाद या अवसाद की मात्रा नहीं के बराबर होती है ना। इसीलिए ये नदियां डेल्टा ना बनाकर क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। अब इसका सही आंसर क्या होगा? ए भी सही है और आर भी सही है, मतलब ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या भी है। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये तो आपके लिए हलवा क्वेश्चन है। कहाँ है? मानसरोवर झील, बोखारो पठार, तिब्बत में बोखरचू हिमनद, लद्दाख में काराकोरम श्रेणी। क्या है? बोखरचू ग्लेशियर। क्लियर? कहाँ है? बोखरचू ग्लेशियर। इसके बाद देखिए सिंधु नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? किस राज्य में प्रवेश करती है? तो क्वेश्चन पुराना है इसलिए राज्य पूछा हुआ है, ठीक है। नहीं तो कहाँ प्रवेश करती है भारत में? लद्दाख में। लद्दाख में भी कहाँ से? दमचौक से। कहाँ प्रवेश करती है? तो दमचौक। और एग्जिट कहाँ से लेती है? चिल्लास से, है ना। भारत में इंटर करती है दमचौक से और एग्जिट लेती है चिल्लास से, और दोनों ही कहाँ है? लेह लद्दाख में। इसके बाद देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की प्रमुख सहायक नदी नहीं है? सतलज है, बिल्कुल है। ब्यास भी है। गंगा नदी इसकी सहायक नदी नहीं है, और चिनाब भी इसकी सहायक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सिंधु जल संधि, सिंधु नदी जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी? कब हुई थी? 1960 में। इस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और वहां शेख आयूब खान, ठीक है, आयूब खान, ठीक, इनके बीच हुआ था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? कितनी है लंबाई? लगभग 2880 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 2880। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते? अच्छा क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। किस नाम से जानते हैं? सांको के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह की दिशा क्या है? अब ये थोड़ा सा ट्रिकी और टफ क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह की दिशा क्या है। तो ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकल रही है? चेमायोंगडुंग ग्लेशियर से, और यहाँ से पूर्व से की दिशा में बहते हुए जाकर कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी से। इसलिए इसके प्रवाह की दिशा क्या होगा? पहले पूर्व फिर नीचे, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम, ठीक है, पूर्व से पश्चिम। पहले पूर्व की ओर बह रही है, सॉरी, हाँ, पहले पूर्व की ओर बह रही है फिर इधर पश्चिम की ओर बह रही है। क्लियर? इसके बाद देखिए उत्तर से दक्षिण मत लगा देना, ठीक ना। हाँ, फिर सिंधु नदी के जल के बारे में, सिंधु नदी के जल के बारे में क्वेश्चन है, सिंधु नदी के जल का सबसे बड़ा उपयोग, सबसे बड़ा उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ऑप्शन है औद्योगिक जल उपयोग में, सिंचाई में, हाइड्रो पावर जनरेशन में, या फिर जल परिवहन में। तो किस में किया जाता है? सिंचाई में। पाकिस्तान का पूरा मैदानी क्षेत्र किससे सिंचित है? सिंधु नदी से। इसलिए इसका सबसे ज्यादा प्रयोग कहाँ होता है? सिंचाई। एकदम क्लियर ध्यान में रखना है, ठीक ना। नया फैक्ट है आपके लिए तो इसको ध्यान में रखिए। इसका अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी किन 3 देशों से होकर बहती है? तो बताया मैं, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है। तिब्बत वर्तमान में चाइना के अधिकार में है। दूसरा भारत से बहती है, और तीसरा बांग्लादेश से बहती है ना। मतलब कितने? 3 देशों से होकर बह रही है। भारत, पाकिस्तान नहीं है, भारत, नेपाल नहीं है, चीन, भारत और बांग्लादेश, यही सही आंसर है ना। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, 49 नदी, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सबसे अधिक किसके लिए प्रसिद्ध है?
ठीक, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो ग्लेशियर झीलों के लिए, तीव्र प्रवाह और बाढ़ के लिए, सिंचाई प्रणाली के लिए और जल परिवहन के लिए। किसके लिए? तीव्र प्रवाह और बाढ़ के लिए। असम में बाढ़ का कारण ही है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है, जब ऊपर से हिमालयन क्षेत्र से नीचे उतरती है तो बहुत तीव्र प्रवाह के साथ आती है, और इसको फिर से बता रहा था मैं, वैसे ही मुड़ने का समय नहीं मिलता है और ये चारों तरफ फैलती है और असम में बाढ़ लेकर आती है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप ब्रह्मपुत्र में स्थित है? कौन सा है? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप लगभग 650 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कहाँ है? असम में है, और विश्व का सबसे बड़ा एक नदी निर्मित द्वीप है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। इसके बाद और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस प्रकार के जल निकासी प्रणाली बनाती है? तो ड्रेनेज सिस्टम के टाइप देखे थे हम लोग, उसमें से एक है अरीय जल निकासी, आयताकार जल निकासी, ट्रेलिस जल निकासी और जालिका जल निकासी। तो ये कैसे बहती है? ट्रेलिस बहती है। ट्रेलिस, या फिर इसी को कहते हैं हिंदी में गुम्फित। कैसा है इसका प्रवाह तंत्र? गुम्फित है। जब ब्रह्मपुत्र नदी ऊपर से नीचे आती है तो अलग अलग धाराओं में ऐसा बढ़ जाती है, और फिर साथ में सारी धाराएं वापस से मिलकर के कहाँ चली जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में। इस प्रकार के अपवाह तंत्र को क्या बोलते हैं? ट्रेलिस या फिर गुम्फित। इसके बाद देखिए, और है कोई क्वेश्चन? यहाँ पे हो गया समाप्त। ठीक है, तो 50-51 क्वेश्चन हमने नदी तंत्र के बारे में समझा। क्या हमसे पढ़े हुए सारे प्रश्न बन रहे हैं? बन रहे हैं ना? ठीक, पढ़ना सफल हो रहा है। चलिए, ठीक, तो यहाँ पे होता है ये सिस्टम पूरी तरीके से समाप्त। अब जो अगला टॉपिक हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, है ना, ये होगा मौसम और जलवायु। और इसके लिए बोला था मैं कि आप लोग बढ़िया से इसको पढ़ करके आइएगा। पढ़ के आए हो? बताओ।